मिड रेंज वाला जो प्राइसिंग है ना 30,000 का, उसमें बहुत सारे फोन मिलेंगे। अब जैसे कि iQOO Neo 7 Pro ऑफर के टाइम पे अभी के लिए वो फोन मिल रहा है, मतलब 28,000 रुपीज के आसपास कूपन कोड लगा के, तो वो फोन बेस्ट हो जाता है स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 के अंदर। तो वहां पर ये जो भाई है Redmi Note 13 Pro Plus, ये कैसे स्टैंड आउट कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है, जो पावर है, वो प्राइसिंग मतलब मैच नहीं खा पा रहा है, क्योंकि ये मिल रहा है अराउंड 32,000 रुपीज। अगर सबसे पहले अगर दोनों का Antutu बेंचमार्क मिलाओगे ना, और इवन अगर मैं OnePlus Nord 3 को भी ऐड कर दूं जो 30,000 पे देखने मिल रहा था, और इवन एक और फोन ऐड कर दूं iQOO Neo 7, इसके जो Antutu बेंचमार्क्स है ना, वो बहुत मेरे हिसाब से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि प्राइसिंग की वजह से। यहाँ पर आज इसका फुल प्रॉपर रिव्यू होगा। कुछ दिन यूज करने के बाद में मेरा और टीममेट का मिला के जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ यहाँ पर डिटेल में शेयर करूंगा। ऑनलाइन बाय नहीं किया था, ऑफलाइन स्टोर में जाके बाय किया था, और Redmi Note 13 Pro भी बाय किया था। 13 Pro का डिटेल रिव्यू आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है चैनल पे, और वहां पर काफी अच्छा प्यार भी दिखाया आप लोगों ने, वो एकदम डिटेल में आप लोगों के लिए जो वीडियो मैंने बनाई थी। थैंक यू सो मच उसके लिए। मैंने जब इस फोन को बाय किया था, मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगा था, लेकिन एक चीज ये काफी अच्छी निकाल रहा है, जो लुक एंड फील है, जो आप लोग के सामने एक कलर है ना, ये वीगन लेदर वाला है, और मेरे हिसाब से यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है। बाकी जो दूसरे मिलते हैं ना, अपना ब्लैक कलर में जो प्लास्टिक एडिशन है, और दूसरा एक और कलर आता है वो भी प्लास्टिक है, बस यही कलर है जो आपको वीगन लेदर में मिलता है। अभी लुक एंड फील में ये फोन पे मुझे ऐसे तो कोई कमी नहीं लगी है। वीगन लेदर है, हाथ में अच्छा फिनिश लग रहा है। साइड में यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, बहुत लोगों ने कहा है मेटल फ्रेम है, बहुत लोगों ने कहा है प्लास्टिक की फ्रेम है। अभी जितना मैं चेक कर पाया हूं, वो मुझे प्लास्टिक ही फील करवा रहा है। पता नहीं लोग मेटल फ्रेम क्यों बोल रहे हैं, डोंट नो। बाकी इस फोन का है ना, कंफर्टेबल वगैरह भी अच्छा है, मतलब 200 ग्राम के अंदर है, और इतने दिनों में मुझे ऐसा कोई मेजर ऐसा लगा नहीं कि इसकी कंफर्ट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। एकदम मस्त है, प्रीमियम लगती है, और ये पीछे से भी कर्व और आगे से डिस्प्ले भी इसकी कर्व है। बस ये Redmi Note सीरीज जो है ना, ये अभी तक की सबसे महंगी सीरीज का फोन है। अब वहां पर Redmi का फोन 30,000 के ऊपर बाय करना कितना सेंस बनाता है, वो तो मैं नहीं बता सकता, वो आप लोग बताओ। अब ये जो प्रोसेसर यहाँ पर इन्होंने डाला है ना, Dimensity 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर है। अब यहाँ पर ये 4nm वाला प्रोसेसर है। हालांकि Poco X6 Pro यहाँ पर मतलब इससे भी कम प्राइस में UFS 4.0 दे रहा है। भाई वो ज्यादा खतरनाक लगा मुझे, वो पता नहीं क्या किया पोको ने वहां पे जादू। तो ऐसा अगर आप लोग कुछ कंपैरिजन चाहते हो Redmi Note 13 Pro Plus वर्सेस Redmi Note 13 Pro वर्सेस Poco X6 Pro, तो एक बार कमेंट करके बता देना, मैं फिर कुछ प्लान करता हूँ, कुछ प्रबंध करता हूँ वहां पर आप लोग के लिए। बाकी इस फोन के अंदर है ना, जो लाइट वेट है, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी होगी, और जो बॉक्स में चार्जर भी है वो भी 120 वॉट का है, और PD चार्जिंग आता है वो 3 पॉइंट, मतलब उस चार्जर के थ्रू आप अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हो। तो एक वो प्लस पॉइंट लगा मुझे, और उस चार्जर की वजह से ना ये फोन मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है। डिपेंड करेगा एनवायरमेंट, तो कभी कभी 25 मिनट भी लेता है, कभी कभी आधा घंटा भी ले जाता था। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सीन लगा मुझे, बट चार्जिंग स्पीड इनसेन था। अभी इस फोन का रैम मैनेजमेंट भी सही लगा मुझे, वहां पर मतलब सारी एप्लीकेशन वगैरह आप खोलते हो, तो उस हिसाब से जो बेस वेरिएंट 8GB भी आता है, वो सब कुछ अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। स्क्रीन ऑन टाइम है ना, इस फोन का समझ के चल लो, नॉर्मल यूजर हो तो मेरे हिसाब से आराम से 1 दिन तक का फोन आराम से बैकअप आपको दे देगा। मुझे वहां पे तो कोई इशू नहीं लगा, मतलब मैंने इसमें हैवी टेस्टिंग भी करके देखी है, तो फोन 1 दिन से आसपास चला है, और कभी कभी 1 दिन के ऊपर भी चला है। तो बैटरी बैकअप इस फोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो SOT है ना, ऐसी चीज है, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूजर हैवी है, गेमर है, तो वहां पर उसके लिए बात अलग हो जाएगी, तो वो ज्यादा 1 दिन भी नहीं चला पाएगा। बट यूजर जो है कैजुअल है, फॉर एग्जांपल अगर वो नॉर्मल टास्क करता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ऑल वगैरह, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गेमिंग कर लिया, थोड़ा चैट वगैरह पढ़ लिए, तो 1 दिन के आसपास, इवन उससे भी ऊपर बैटरी बैकअप ये आराम से निकाल देगा। तो अभी थोड़ा सा ना रियल लाइफ टेस्टिंग समझते हैं। मतलब मैंने एक कंपैरिजन छोटा सा किया था इसके छोटे भाई 13 Pro के साथ में। तो यहाँ पर मैंने फोन को 100% चार्ज किया, और जब मैंने यहाँ पर ना सबसे पहला Antutu बेंचमार्क निकाला तो 7 लाख के आसपास का स्कोर आया। फिर सेकंड निकाला तो ज्यादा डिप नहीं किया, वहां पर भी 7 लाख है। 13 Pro इससे कम Antutu स्कोर देता है, और 13 Pro की जो प्राइसिंग है ना, उस हिसाब से वो फोन भी मुझे ओवर प्राइस लगा है। वो मेरे हिसाब से उस फोन की बेस्ट प्राइसिंग 20 से 21-22 हजार होनी चाहिए थी। 4,000 मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा है। फिर इसकी स्टोरेज की स्पीड टेस्ट करके देखी, तो स्कोर वगैरह भी वहां पर मुझे अच्छे देखने मिले। Geekbench 6 के स्कोर आए, मल्टी कोर पर भी, GPU पर भी, वो भी ठीक ठाक ही है। मतलब प्राइसिंग के हिसाब से वो होने नहीं चाहिए, बट ठीक है, जो आता है वो आता है। फिर मैंने 10 मिनट का YouTube प्लेबैक कर दिया 4K के अंदर, और उसके बाद में 10 मिनट जैसे ही खत्म हुआ, फिर मैंने 10 मिनट के लिए 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी। अब उसके बाद में जैसे वो खत्म हुआ, तो मेरी जो 100% की बैटरी थी ना इस फोन के अंदर, वो आ गई 77% पर, और वही जो बैटरी है ना 13 Pro के अंदर 79% पर है, मतलब 2% बैटरी वहां पर ज्यादा देखने मिला। बट हालांकि
कि ये पावर कंजम्पशन भी ज्यादा कर रहा था, मतलब ज्यादा एंटीट्यूड स्कोर दे रहा है तो पावर भी ज्यादा खाएगा, तो 2% का उस हिसाब से डिफरेंस मैं उतना मतलब कैलकुलेट नहीं करूंगा। और इसका जो टाइप सी पोर्ट है ना 2.0 आता है, तो मैंने ना SSD का कॉपी पेस्ट करने के लिए ना ट्राई किया था SSD लगाने का, और वो लग भी गया था। और मैंने ना टेस्ट के लिए 11 GB की फाइल थी वो कॉपी करी SSD से मोबाइल के अंदर, तो उसने जो टाइम लिया ना वो 4 मिनट 29 सेकंड्स का था। और ये 13 प्रो टाइमिंग कम था, कुछ 2 मिनट का डिफरेंस निकल कर आया था। इस टेस्ट के खत्म होने के बाद में अब बैटरी आ गई 74% पर, और ये जो टास्क चला ना ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास का टास्क था। तो 3 घंटे की इनसेन टेस्टिंग के अंदर इसने जो बैटरी ड्रॉप करा वो ऑलमोस्ट 26% का था। अभी यहाँ पर एक चीज है कि आप इस फोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हो आराम से, स्मूथ एकदम, कोई बिना हिचक के वो आराम से चला देगा। मतलब चाहे इंस्टा, ट्विटर, कुछ भी चलाना चाहते हो, कोई हैंग लैग वगैरह कुछ ऐसा इशू नहीं। लेकिन जब मैंने इस फोन पर गेमिंग ट्राई करने गया, और मैं थोड़ा गेमर, मेरे को पसंद है गेमिंग करना, तो मैंने खेल लेता हूँ, तो मैंने BGMI इसके अंदर ट्राई करा। बाकी सारे गेम अच्छे से चल जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है, तो जाने दो, उसकी बात नहीं है। COD मोबाइल एंड ऑल वगैरह सब कुछ सही है। जब मैंने इसके अंदर BGMI खेलना चालू किया ना, तो ये फोन पता नहीं पहले 90 FPS शो करता था, मतलब कहेंगे कि 1-2 दिन के लिए आया रहेगा समझो। और मैंने टेक बार की वीडियो भी देखी थी अपने भाई की, तो उन्होंने भी जो शो किया रहा था ना, तो वहां पर उन्होंने वर्डिंग भी 90 FPS के हिसाब से दिया था। पर ये फोन है ना पता नहीं बाद में गायब हो गया। मैंने ट्विटर पे भी उनसे क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने बोला पता नहीं भाई गायब हो चुका अचानक से। धनंजय भाई ने भी बोला भाई गायब हो गया था अचानक से, पहले बीच में आया था फिर गायब हो चुका है। फोन 90 FPS कैपेबल भी नहीं है। अगर आ भी गया ना तो आप उसमें अच्छी 90 FPS की गेमिंग तो नहीं कर पाओगे। 60 FPS की गेमिंग इतना समझ लो कैजुअल के आसपास या थोड़ी सी ऊपर वाली गेमिंग कर पाओगे। मतलब आप प्रॉपर गेमर नहीं हो ना, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए मार्केट में पोको F5 है, iQOO Neo 7 Pro है, iQOO Neo 7 है 60 FPS के लिए कम प्राइस में, और पोको X6 Pro है, और OnePlus Nord 3 है। ये सारे फोन है गेमिंग के लिए, वो देख सकते हैं। बट पर्सनल जो मेरी टॉप चॉइस होगी पोको X6 Pro और iQOO Neo 7 Pro, वहां पर 90 FPS की गेमिंग आप उन दोनों फोन्स में अच्छे से कर पाओगे। ये फोन 90 FPS के लिए तो नहीं बना है, 60 FPS की कैजुअल ठीक ठाक वाली गेमिंग कर सकते हो। और 1 घंटे की गेमिंग आप इस फोन के अंदर कंटिन्यूस करते हो, तो जो बैटरी ड्रॉप भी होता है ना वो कुछ भाई इतना होता है। तो दोनों नंबर आप लोग के सामने। बाकी ये फोन नेटवर्क कनेक्टिविटी में मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं लगा। 5G के 10 बैंड्स आते हैं, वाईफाई भी 6 है, ठीक ठाक था, सही चल रहा था। ब्लूटूथ भी लेटेस्ट है, वो भी सही चल रहा था। NFC मैंने कोई ज्यादा इसे यूज नहीं किया, बट जिस जो यूज करते हैं उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। IP68 की रेटिंग निकालता है, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज है। बट भाई Moto H40 Neo एक्चुअली 24,000 के अंदर IP68 देता है, और ये 32,000 है। दिया वो बहुत बड़ा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। 2024 के अंदर ये नए ट्रेंड रहेंगे, एक तो ये वीगन लेदर और दूसरा IP68 की रेटिंग, तो वो यहाँ पर इस प्राइस में दे दिया, वो एक पॉजिटिव लगा मुझे। बाकी ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है, थोड़ा सा लो एंड साइज में है, जैसे आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको Xiaomi Redmi का डायलर मिल जाता है, तो उसके अंदर आप इनबिल्ट मतलब कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करके सामने वाले को बता भी नहीं सकते। तो इसमें ना अप्रॉक्सीमेटर सेंसर नहीं आता, तो ये सम टाइम है ना सही रहता है, सच्ची बता रहा हूँ। कॉल करने के टाइम पे चालू हो जाता था कभी कभी। हालांकि एक्यूरेसी में कहूंगा कि ऑलमोस्ट 80 से 90% के आसपास मतलब प्रॉपर रहता है, बट कभी कभार ग्लिच कर सकता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर ना होने की वजह से। हालांकि ये चीजें समझ लेता है फिर भी। और है ना इस फोन में एक है ना हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी आता है। और बाकी इस पर है ना मैंने जो इनका डिफॉल्ट कीबोर्ड आता है ना वो यूज नहीं किया, वो गूगल का जी बोर्ड आता है वो यूज करा है, बेटर हैप्टिक्स के लिए, बेटर अच्छे रिजल्ट के लिए, टाइपिंग के लिए। बाकी ये जो डिस्प्ले है ना कर्व साइज है, और प्रॉपर मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी भी नहीं है ज्यादा छोटी भी नहीं है, उस हिसाब से 1.5K की डिस्प्ले। जो रिजोल्यूशन है ना डिस्प्ले पर क्रिस्पी नजर आते हैं, हल्के फुल्के, और HDR का कंटेंट भी आप आराम से रन कर सकते हो। आउटडोर में मैंने इस फोन को यूज करा है हार्श सनलाइट में, 1800 की पीक ब्राइटनेस है, और आउटडोर में भी अच्छी तरीके से डिस्प्ले विजिबल रहता है, कोई मेजर ऐसे ग्लिच इशू बिल्कुल नहीं थे। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज है इस फोन में, वो है इसमें जो डिस्प्ले में फ्रंट प्रोटेक्शन है ना, वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, जो भाई इस प्राइस में इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, जो मुझे एकदम सही लगा। और मैंने अभी तक इस पे कोई भी स्क्रीन गार्ड, स्क्रैच गार्ड, प्रोटेक्टर कुछ भी नहीं लगाया, ना पहले से लग के आता है। लगा लोगे तो बेटर रहेगा, इतना बात सिंपल है, अगर आपको छोटे छोटे माइनर स्क्रैचेस भी नहीं देखने हैं। बाकी मैंने यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पर भी एक वेब सीरीज चल रही है अपना एको की, मार्वल्स की, वो देखी है मैंने। इसके ऊपर आराम से अच्छे से सब कंटेंट वॉन्टेंट मजा आ रहा था, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में HDR और अपना डॉल्बी विजन दोनों सपोर्ट करता है, और 4K की यूट्यूब पे भी कंटेंट आराम से प्लेबैक करवा देता है, कोई लैग ऐसे स्टटर भी महसूस नहीं होते। बाकी ये फोन है ना 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, तो एनिमेशन वगैरह भी एकदम प्रॉपर स्मूथ वगैरह देखने मिले मुझे। और अगर आप इसकी सेटिंग में जाओगे ना, तो आप इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे जाके, जैसे कि यूट्यूब है ना 60 हर्ट्ज पे रहता है, तो वहां पर जाके उसे ऑन कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो 120 हर्ट्ज पे चलाने के लिए। तो वो ऑप्शन अभी डायरेक्ट सेटिंग के मेन्यू में आपको मिल जाता है, मतलब डिस्प्ले मेन्यू में मिल जाता है। बाकी जो डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं ना, वो भी इनफ लाउडर है, मतलब बेसिकली ये फोन
मल्टीमीडिया के लिए एकदम प्रॉपर तरीके से बनाया रेडमी ने, ऑडियो साथ में विजुअल दोनों अच्छे। और अगर प्रीमियमनेस वाली बातचीत चाहिए तो कर्व डिस्प्ले तो है, जिनको पसंद नहीं है उनकी बात अलग हो जाएगी, फ्लैट डिस्प्ले के लिए फिर दूसरे फोन है, बट जिनको कर्व डिस्प्ले पसंद आती है तो उन लोगों के लिए भाई साहब ये फोन निकल कर आता है। बाकी ये फोन है ना, एक चीज में लैग कहां कर गया मालूम है क्या, ये ना इंडिया में जब लॉन्च हुआ है ना, जिसमें कोई भी हाइपर ओएस नहीं आया और साथ में ये एंड्रॉइड 13 पर आया। ब्रांड ने कहा कि 3 साल का ओएस आएगा, तो ये 1 साल ऑलरेडी पीछे हो गया। मोस्ट ऑफ फोन एंड्रॉइड 14 दे देते हैं आज के टाइम पे, करंट टाइम में। अब ये MIUI पे चल रहा है, हाइपर ओएस पे भी इसके अपडेट आ जाएगी, तो इसमें सिर्फ आप 2 साल की और अपडेट ले पाओगे। तो इस बात का बस आप ध्यान रख लेना। और इस फोन पर जो ब्लोटवेयर्स वगैरह पहले थोड़े बहुत आए थे निकल के, तो वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो आपके लिए है कि नहीं। हालांकि ये देखो मैंने अभी तक निकाले नहीं है, ये बबल शूटर और बाकी 3-4 ऐसी कुछ और गेमें हैं, तो अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे अनइंस्टॉल मार सकता हूं। तो ऐसी और भी कुछ एप्लीकेशंस आती है जो मुझे नहीं लगता इस प्राइस के अंदर होनी चाहिए थी। अब ये टाइल फन, वर्ल्ड ट्रिप और पता नहीं स्नेक वाला गेम है। स्नैपचैट तो मैं यूज नहीं करता, बट जो यूज करते होंगे उनके लिए ठीक है। ओपेरा ब्राउजर मुझे नहीं पसंद, क्रोम वाला अपना बेस्ट वाला सिचुएशन है। और भी ऐसे उल्टे सीधे गेम भर रखे हैं, तो वो इस प्राइस में देना थोड़ा सा, मतलब ऑलरेडी फोन की प्राइसिंग इतनी महंगी आपने रखी, उसके बाद में ब्लोटवेयर्स भी दिए जो कचरा लगते हैं, और उसके बाद में और पैसा छापा रहेगा आपने इन सब को प्री इंस्टॉल करवा के। तो या तो आप प्राइसिंग कम कर लेते और इसकी ब्लोटवेयर वाली जो बातचीत है वो बढ़ा देते, या जो मिल ही रही है वो ठीक हो जाता, मतलब चल जाता। सो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी कैमराज है ना, बड़े बड़े नंबर तो है, मतलब 200 मेगापिक्सल का कैमरा है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, और मैक्रो तो बात नहीं करेंगे, सेल्फी वगैरह भी ठीक ठाक है। कैमरा इतना है कि मूविंग सब्जेक्ट है ना कभी कभी ब्लरी कर देता है, मतलब अगर आप चलते चलते फोटो खींच रहे हो या फिर सब्जेक्ट ऐसे हिल जाता है तो वहां पर उसको है ना, मतलब गैदर करने में थोड़ी इश्यू हो सकती है। बाकी यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि 1x, 2x एंड 4x का जो क्रॉप सेंसर वाला जो ऑप्शन मिलता है ना जूम का, वो अच्छा है, डिटेल वगैरह अच्छा निकाल देता है, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। तो बेसिकली इसका कैमरा है ना, डे लाइट में अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाता है चीजों को लेकर। पोर्ट्रेट्स भी मुझे इनफ अच्छी देखने मिली है, वहां पर मुझे कोई ऐसी बड़ी शिकायत नहीं है डे लाइट में, खास करके लो लाइट में फिर भी ठीक ठाक वाली बातचीत है। 8 MP का जो अल्ट्रा वाइड है ना, वो डे में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें भी डिटेलिंग कभी कभार लॉस हो जाती है, और लो लाइट में तो भाई सिंपल बात वही है कि ये डिटेल हल्की फुल्की लॉस, हल्की क्या ज्यादा ही लॉस कर ही देता है लो लाइट के अंदर। और मोस्ट ऑफ 8 MP का अल्ट्रा वाइड का यही सीन है। बट यहाँ पर मैं ज्यादा कंप्लेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ ब्रांड 30,000 के प्राइस के अंदर भी ना अल्ट्रा वाइड लेंस उड़ा देते हैं, बट इन्होंने दिया है, कीप करके रखा है, वो मेरे लिए सही है। सेल्फी भी इनफ ठीक ठाक वाली बातचीत है, कोई ज्यादा ऐसे तगड़ा भी नहीं, कोई ज्यादा वर्स्ट भी नहीं है, मेरे हिसाब से वहां पर वो पॉइंट इन्होंने सही रखा है। बट मुझे ना एक चीज अच्छी नहीं लगी थी, ब्रांड ने ना इस फोन को जब कंपेयर या लॉन्च करा था ना, तो वहां पर इन्होंने ना आईफोन के साथ इसे कंपेयर करा था। अब ये 30,000 का फोन 1.5 लाख के आईफोन से आप कंपेयर कर रहे हो, तो वीडियोग्राफी में भी कंपेयर कर लेते, वो भी क्यों छोड़ा आप लोगों ने, तो वो भी कंपेयर कर लेते हैं, उस चीज का भी दम हमको भी होना चाहिए था करने का। तो फोटोग्राफी ठीक ठाक वाली बातचीत है। बाकी वीडियोग्राफी में 4K 30 है, बट वहां पर आपको स्लाइडर जूम मिलता है, तो वो मेरी तरफ से वैसे ही डिग्रेड हो जाता है। और मोस्ट ऑफ एंड्रॉइड में 30,000 के प्राइस में उतने भी कोई बेस्ट फोन आते नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये भी कोई इतना ज्यादा तगड़ा है नहीं, ठीक ठाक है, मतलब आपका छोटा मोटा सैंपल वगैरह निकालना कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रॉपर मैं मूवी मेकर्स लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं नॉर्मल यूजर की बात कर रहा हूँ, उनके लिए सही रहेगा। सेल्फी में 1080p 60 कैप्ड है, तो जो वहां पर ठीक है, जो ज्यादा लोग यूज भी नहीं करते। अब फाइनल वर्डिक्ट में मेरे यूज करने के बाद में फोन मुझे ना ठीक लगा है, मुझे ऐसे कोई मेजर इश्यूज नहीं है इस फोन को लेकर। सिर्फ इशू बस इतना है इस फोन का, क्या आप लोग को बाय करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये है कि अभी के लिए फोन थोड़ा ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। मेरे हिसाब से इस फोन की बेस्ट प्राइसिंग 26,000 के आसपास, 27,000 के आसपास है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इसका कंपटीशन और भी तगड़े फोन के साथ में हो रहा है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता ये फोन इस प्राइस के अंदर लेना ज्यादा सही या फिर एक बेस्ट सजेशन होगा, और ये मेरे ओपिनियन है। और अगर आप इस फोन का कंपैरिजन पोको X6 Pro या फिर वो जो और किसी फोन के साथ देखना चाहते हो यार, तो कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना अपने रेडमी लवर्स के साथ में, या जो भी ये फोन लेने वाला है उसके साथ में, किसी के साथ भी मजे में भी शेयर कर देना, बस कर देना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही रहेगा, कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।